संविधान और राज्य व्यवस्था का पार्ट 7। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे? 1861 तक बता दिए थे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम कितना जी? 1892। दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 है जी, और भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। शासन कह लीजिए या सरकार कह लीजिए। ये 3 टॉपिक हम लोग इस वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे। धैर्य के साथ सुनिएगा, समझिएगा। और एक है नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। उधर लिखवाए हैं ना वो, उसमें कुछ संवैधानिक चर्चा नहीं हुआ है। हम लोग पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास, और वो पढ़ेंगे हम लोग इतिहास में, ठीक। तो हम बताए भी थे अधिनियम पढ़ने के पहले कि उसके पीछे का कारण, उसमें प्रावधान और उसका क्या प्रभाव क्या पड़ा, यही 3 बातें की चर्चा होंगी। तो धैर्य के साथ पहला लेकर चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1892। पहला जो क्लॉज रखा गया इस भारत सरकार अधिनियम में, ये 1 नंबर की केंद्र और प्रांत विधान परिषदों की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी और की गई। ये दोनों हो चुका है ना। अरे केंद्र में और प्रांत में विधान परिषद का तो गठन हो ही चुका है, तो इनके सीटों में बढ़ोतरी किया गया है, यानी विधान परिषदों की सीटों में बढ़ोतरी। विधान परिषदों के सीटों में बढ़ोतरी किया गया कि केंद्र और प्रांत दोनों में, केंद्र और प्रांत दोनों में ना। अब किया गया तो कितना किया गया जी? केंद्र में, बात समझ रहे हैं? तो केंद्र में क्या किया गया? केंद्र में तो पहले थे कितना, 10 से 12 बढ़ा सकता है, तो अतिरिक्त सदस्य जो है उनकी संख्या 10 से 16 कर दी गई। कितनी कर दी गई? अतिरिक्त सदस्य केंद्र में, अतिरिक्त सदस्य 10 से 16। जो अभी आप लोग ना पढ़ रहे हो कि कितने सदस्य हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, वो वाला चीज है। बात समझ रहे हैं? इस अतिरिक्त सदस्य में, इस अतिरिक्त सदस्य में जो होंगे, अतिरिक्त सदस्य मतलब समझिए, इसमें 2 तरह के, न्यूनतम 10 गैर सरकारी होंगे। न्यूनतम 10 गैर सरकारी। अब समझना गैर सरकारी का मतलब क्या हुआ। ये जो सदस्य है ना गवर्नर जनरल की परिषद में, वो तो सदस्य हैं, तो उसमें अंग्रेज भी है, ठीक, और भारतीय भी हैं। तो भारतीयों को कह रहा है गैर सरकारी। भारतीयों को क्या कह रहा है? गैर सरकारी। अब इसमें से भारतीयों में से भी देखो ठीक से, कुछ मनोनीत होंगे और कुछ चुनाव करके आएंगे। देखो कितना खतरनाक काम किया गया है। भारतीयों में से, इसमें से चर्चा करेंगे, मनोनीत भी होंगे और चुनाव से भी आएंगे। आगे भी आएगा क्लॉज। अब देखो ये डालने के पीछे का कारण है, क्या किया गया है जी? मनोनीत है, मनोनीत
चुनाव से नहीं आएगा। हाँ, तो अब चुनाव का कुछ मापदंड है, वो इतिहास का चर्चा है। हम बताना चाह रहे हैं कि ये डालने के पीछे का मंशा देखो कितना खतरनाक है। क्या है मंशा? अरे यहीं पे भी भारत में भी कुछ लोग चटुकार होंगे अंग्रेजों के, जो भारतीयों का विरोध करेंगे, तो वो तो चुन कर आएंगे नहीं, तो इनको मनोनीत कर दो। 10 गो तो रहेंगे गैर सरकारी, और 10 में आपस में लड़वा दो, तो जो भारत के चटुकार होंगे, लालची होंगे, पैसा से अथी होंगे, जो उनके जनहित की भावना नहीं होगी, उनको भी इसमें सदस्य बना दिएगा जी जी। और जो चुन के आएंगे वो भी आपस में लड़ो, ढोलक बजाओ, हम मजा लेंगे। देख रहे हो दिमाग? मनोनीत करने के पीछे के क्या कारण? सबको चुन देते, मगर धीरे धीरे ये प्रेशर देकर। अच्छा, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? अंग्रेज रहमदिल नहीं है, प्रेशर पड़ रहा है। देखो 1892 तरह तरह के विद्रोह की भावना आ रही है, क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं, बात समझ रहे हैं? एक गर्मट टाइप का माहौल बना है, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इधर आंदोलन भी चल रहा है। आंदोलन चल रहा है, वो जो कलकत्ता में चलाए थे, क्या नाम था, दयानंद सरस्वती हैं, चाहे जो भी हैं, ये लोग, विवेकानंद है, ये सब लोग समाज को जागरूक कर रहा है। तो इस तरह से लोगों में भावना आ रही है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है। ऐसे नहीं है, वो इतिहास पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको कि प्रेशर कहाँ है। ठीक, कोई दिक्कत? अब प्रथम बार देखो, केंद्रीय विधान परिषद में प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ हुआ। अभी तक इसमें कह रहा है ना, चुनाव से आएंगे, सीट बढ़ा दिया तो दूसरा इसमें है कि प्रथम बार चुनाव प्रारंभ हुआ। मगर ये चुनाव वयस्क मताधिकार नहीं था। अभी क्या है ना कि जो एडल्ट है, समझ रहे हैं, वो वोट देने का अधिकार रखता है। ये अभी है, पहले ये नहीं था, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। बात समझ रहे हैं? ये कैसा निर्वाचन था? इसके बाद आएगा प्रत्यक्ष, और उसके बाद आएगा आपको कि वयस्क मताधिकार। समझ रहे हैं? ये अप्रत्यक्ष मतलब चुनाव होगा, जो वोट डालेंगे वो अप्रत्यक्ष में कौन से लोग डालेंगे? देखो, गैर सरकारी तो मनोनीत होंगे, अब मनोनीत में होंगे जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर पालिका, वाणिज्य के सिफारिश पर मनोनीत होंगे। और ये जैसे जिसको मनोनीत करेगा वो सिफारिश पर करेगा जिला बोर्ड के से, और ये चुनाव जो होंगे उस तरह से होंगे। बात समझ में आ रहा है? अभी भी इसके बावजूद तीसरा काम क्या किया ये लोग? देखो दिमाग, कि यहां तो आपको संख्या में बढ़ोतरी दिया गया, ठीक, मगर ये बहुमत का खेल जो चल रहा है ना, कहां बात आ रहे हो? नहीं मजा आ रहा है? जिंदगी जब मजा लेगी ना तब समझ में आएगा। आप लोग मजा समझो ठीक से। दिमाग देखो, पहले यहां प्रेशर पर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी किया गया, तो रहमदिल नहीं है, यहां क्या कर दिया कि मनोनीत करेंगे हम, ठीक, और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव भी लेंगे। मतलब डायरेक्ट जनता वोट नहीं देगी, कुछ खास आदमी को अधिकार है वोट देने का, बस में सारे लोगों को नहीं है। और मनोनीत हो गया यानी अपना ही आदमी रखेंगे, वो अपने हिसाब से जो अंग्रेज के हित में काम करेंगे, अंग्रेज का महिमा मंडन करेंगे, तारीफ करेंगे। बात समझ रहे हैं? वैसे लोगों को गवर्नर जनरल की परिषद में रखा जाएगा, और वही भारतीय होते हुए भी अंग्रेज का समर्थन करेंगे। दिमाग से देखो, ज्यादातर है कुछ निष्ठा उनकी अंग्रेजों की प्रति होगी जो मनोनीत होकर जाएंगे, और जो चुन के जाएंगे वो लड़े अंग्रेज के प्रति निष्ठा होगी जी। देखा जाता है, ये सब माइनर बातें सोचा जाता है। और दूसरी बात कि प्रथम बार चुनाव हुआ। तीसरी बात ये रखा कि बढ़ोतरी तो किया गैर सरकारी का मतलब क्या समझोगे? भारतीय। फिर भी केंद्र में और प्रांत में सरकारी सदस्य बहुमत में रहेंगे। लो, बात फंस गया। अभी भी पूरा देकर कुछ नहीं, यानी
कि केंद्र में, केंद्र और प्रांत में क्या हो रहे हुआ, सरकारी, सरकारी बोले तो हाँ, सदस्य बहुमत में, मतलब चलेगा अभी भी उन्हीं लोग का। नहीं समझ रहे हो? ये आगे हम बताएंगे कि कैसे ये बहुमत में लिखा नहीं गया था, इसे हम बता रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये जो सदस्य हैं उनकी शक्ति में भी बढ़ोतरी किया गया, सदस्यों की शक्ति में बढ़ोतरी। दूसरा बात लिख लीजिए, इसी में दिख रहा है, सदस्यों की शक्ति में बढ़ोतरी, सदस्यों की शक्ति में बढ़ोतरी किया गया, जो ये केंद्र और प्रांत दोनों में। तो बढ़ोतरी कैसे? हाँ, अब देखो, पिछले वाले एक्ट में सदस्यों की शक्ति सीमित थी, वो सुझाव दे सकते थे। अब इस पे कहा कि आप बजट पर, मांग हो रहा था कि बजट पर बहस कर सकते हैं आप, मतलब पैसा पर बहस कर सकते हैं। फिर भी उसमें एगो लगा दिया, क्या लगा दिया कि मत नहीं दे सकते। लो, क्या मतलब है? मत नहीं दे सकते। अरे बजट जैसे पास होता है ना, चाहे पैसा निकालना हो तो बहस कर सकते हैं कि काहे के लिए निकाल रहे, काहे, मगर मत नहीं दे सकते। फिर टाल दिया ना। इससे भारतीय खुश हो जाते कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ तो दिया। ठीक, मतलब जब जब इस तरह का मांग उठ रहा था तब तब थोड़ा सा देकर शांत। चूंकि वो सप्रेस कर नहीं सकता था, जनसंख्या ज्यादा था, एकमत हो जाता। ठीक, और क्या किया, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था इन लोग को। अब ये भी कह दिया कि प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्न, जो मंत्री हैं, जैसे आज भी प्रश्न पूछता है लोग, नहीं, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। प्रश्न पूछने का अधिकार ये दिया, बट, अब देखो यही में बट है, लेकिन परंतु किंतु, देना भी है और नहीं भी देना है। संतुलन देखो, समझ रहे हो? दिमाग यहाँ बजट पर बहस कर सकते हो तो बहस कर लो, चर्चा कर लो, क्या होगा? मगर इससे फायदा है, जानते हो क्या फायदा है? आप सोचो, इससे भारतीय, हम लोग ऐसे हैं ना कि उसी में से ना उसी में निकाल लेते हैं, कुछ उनमें से ना कुछ निकाल लेते हैं। आप सोचो कि बजट पर बहस करने का अधिकार तो मिला, मत देने का अधिकार नहीं मिला। ठीक, इससे भारतीयों को क्या लाभ हो जाएगा? स्वीकार भी कर लिए, क्या लाभ होगा? सोचो तो। सीखेगा, सीख कर आया था, विदेश में लोग पढ़ रहा था, नहीं। इससे देखो, इससे फायदा क्या हुआ ना आगे चल के, कि बजट पर बहस करने का अधिकार तो मिल गया, मगर मत देने का तो भले मत दे, मगर जब विधान परिषद में बहस होता था तो कुछ गलत नीतियां होती थी तो कड़ी आलोचना करते थे ये लोग। कड़ी आलोचना करते थे तो वो अगले दिन पेपर में छपता था। पेपर में छपता था तो अंग्रेजों का काला करतूत लोगों के पास जाता था, लोग एकजुट होते गए, जागरूक होते गए। ये लोग सोचा कि चलो नहीं तो दे रहे हो, मगर हम वहां कड़ा विरोध करेंगे, आलोचना करेंगे। जो अगले दिन कार्रवाई में पेपर ऊपर में छपता था तो लोग जागरूक हो गए और लोगों ने समझ लिया कि कौन अच्छा नेता है, कौन क्या है। ये धीरे 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 बातें फैलती गई कि अंग्रेज की बुरी नीतियों को तो भी पर्दाफाश करना है, तो इसके माध्यम से लोग किया करते थे। समझ रहे हैं बात को? तो वहां में भी हम लोग कुछ नहीं में से निकाल लेते हैं। यहाँ प्रश्न पूछने का अधिकार तो दे दिया कि आप मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर भी यहाँ लगा दिया। वो क्या लगाया कि आप 6 दिन पहले नोटिस करेंगे। हाँ, अगर आप किसी मंत्री से पूछना चाहते हो तो 6 दिन पहले आप बताओगे, नोटिस दोगे कि हम प्रश्न पूछेंगे।
और सुनो, और पहली बात ये 6 दिन नोटिस भी करेंगे, और जिससे मंत्री से पद प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगा, वो दे चाहे मत दे वो पेपर में छपेगा। इससे भी वही फायदा है कि पेपर में छपेगा कि ये मंत्री, हमारे मंत्री ने ये, चाहे हमारे सदस्य ने ये प्रश्न पूछा जिसके पास अंग्रेजों के पास जवाब नहीं था, हक्का बक्का रह गए, यही बातें पेपर में छप रही थी, तो लोगों में जागरूकता हो रही थी। इस तरह से आज़ादी नहीं मिली है, बात समझ रहे हो? कई साल और कई पीढ़ियां लगी हुई है ना। तो 6 दिन पहले, और ये भी क्या है, बाध्य नहीं है। देखो, बाध्य भी नहीं है, मतलब उसको बताए तो है नहीं, मगर इससे भी लोग क्या करते थे, अंग्रेज सरकार की धज्जियां उड़ा देते थे। ठीक, और यहां भी प्रश्न पूछने में भी देखो, ध्यान देना, प्रश्नों पूछने में ना, कि अगर 6 दिन पहले आप नोटिस दे दिए, ठीक, और नोटिस देने के बाद भी वो मंत्री स्वीकार कर लिया कि हम जवाब देंगे, तो देखना ध्यान से, आप उसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न समझ रहे हो? देखो, जैसे हम आपसे कुछ पूछे, जैसे कि कहाँ घर है, ठीक, तो आप बता दिए। हम अब हमसे पूछे कहाँ घर है, तो हम बता दिए। फिर एक और क्वेश्चन पूछते कि सर क्या नाम है, तो ई ना, एक को पूछो, उससे रिलेटेड कुछ और बात मत पूछो। नहीं, काउंटर नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न पूछे, हम जवाब दे दिए, आप संतुष्ट हो जाइए, बढ़ जाइए। ये नहीं कि उस प्रश्न में से कुछ और प्रश्न निकाल कर हमसे पूछ दिए, ये है हाँ, उसी प्रश्न दूसरा पूछ सकते हैं, मगर नोटिस है, मगर उसी प्रश्न में से, नहीं समझ रहे हो? हाँ, उसी प्रश्न में से, जैसे हम जवाब दे रहे हैं ना, उस जवाब में से कुछ बात फंस गया तो नहीं लोग पूछ देता है, वो ऐसा नहीं पूछ सकते। अरे तो उसके बाद भी तो नहीं है और नोटिस का कुछ नियम होगा कि एक ही क्वेश्चन काहे लाओगे, रिलेटेड नहीं होगा। तो 6 दिन पहले नोटिस दो, उसके पास उसके बाद नहीं है, ज्यादा तकरार करोगे तो कहेगा नहीं देंगे, जा। समझ रहे हो? अब पूरक प्रश्न पूछने का नहीं, पूरक प्रश्न नहीं। ये कब का बात है जी? 1892 का। आने दो 1905, ठीक। एक बार मार होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये 1905 बोल रहे हैं, मार होगा, तो समझ रहे हो ना क्यों बोल रहे हैं? हाँ, गुस्सा भर रहा है। आने दो 1905, 1892 में ना भी चल रहे हो। 1905 में एक बार पिटा पिटी होगा। पिटा पिटी समझ रहे हो किसको कह रहे हैं हम? हाँ, उसके बाद इस सब मिलना चालू हो जाएगा। और ये भी जो लोग थे, अतिरिक्त सदस्य जो होंगे, मत देने का उनको अधिकार अभी भी नहीं था, ठीक। मत देने का किसी भी लोल पर बस दे दिया। ये हो गया 1892 में। आपका क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में? पूरा प्रश्न बुझा गया ना? मिटा दे जी, बस समझना है। अब इसके बाद होगा एगो मार। बस समझ, कौन सा मार होगा? 1905 वाला, ठीक। अब मार के बाद देखिए क्या क्या देता है लोग, वो जरूरी था, ठीक है। हाँ, अब मार करना जरूरी है पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। तो ये सब चीज़वा ना पेपर में छपता होगा, तो जो लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे मन खुन्ना जाता होगा। आप भी हो रहे हो नहीं, अभी भी गुस्सा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये गुस्सा का बात है कि नहीं? ठीक, कि अधिकार तो दे रहे हो मगर काहे के लिए? बिना मतलब का, ठीक। तो अब लिखिए भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको एक और नाम से जाना जाता है,
मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले साहब कौन थे? हैं? अब मिंटो साहब, हाँ, ये सचिव थे। उधर के वो पद नहीं बना है भारत सचिव, हैं? इंग्लैंड में अभी बनाए थे। कब बना था? अरे वो 1858 की क्रांतिया के बाद, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में उसको खत्म करके नहीं बनाया है, हैं? तो ये मार्ले साहब जो हैं वो हैं भारत सचिव, और मिंटो मार्ले, लॉर्ड मिंटो क्या है? वायसराय है। ठीक, हाँ। ये देखो, अब इस सब का चाल जब नहीं चला, मार्ले मिंटो, इसको नाम दिया सुधार। वाह, देखो इस सब ना जब 1905 का हो गया, 1905 में क्रांति जो हुआ, ठीक, हाँ बात समझिए, तो ये सब सोचा कि ये सब तो हिंदू मुस्लिम एक था। अब बहुत जोर तरह से स्वदेशी आंदोलन था ना, वो बंगाल विभाजन के थी में विरोध में हुआ था। इस पर ये सब सोचने में मतलब कि हिंदू मुस्लिम मिलकर एकता है और बहुत सारा भाईचारा है, बात समझ रहे हो, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा आंदोलन ने रूप लिया। ये सब सोचा कि अब क्या किया जाए, अब एक नया पैतरा किया और फूट डालो राज करो की नीति इसी एक्ट में आपको दिखती है। और हिंदू मुस्लिम को भड़काने का जो काम किया गया इसी एक्ट के माध्यम से किया गया। ये जो आया, ये बोला था, ठीक है, मार्ले कि हम एक ऐसा बीज डाल रहे हैं ना अभी इस नियम के माध्यम से कि पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। ठीक, आज भी देखो डाला उस वक्त, आज भी वो घाव नासूर बना हुआ है। एक भावना डाल दिया कि आपको अलग अलग करेंगे, बात समझ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फूट डालो के उद्देश्य 1992 का सुधार था इन लोग का, ठीक है। बंगाल विभाजन हो चुका था, ठीक है, बंगाल विभाजन हो चुका था, नरम दल गरम दल हो चुके थे, हिंदू मुस्लिम का ये हो चुका था, तब ये आया। इसके पीछे की परिस्थिति ध्यान रखना, बात समझ रहे हैं। अब 4 प्रकार के पद थे, पदेन थे, एक तो जीजी प्लस परिषद, मनोनीत थे, सरकारी भी थे, गैर सरकारी भी थे और निर्वाचित भी थे गवर्नर जनरल की परिषद में। ठीक, अब इसमें क्या किया, मार्ले मिंटो सुधार में परिषदों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी किया गया। इसमें क्या किया गया, परिषदों मतलब क्या, परिषदों की संख्या में बढ़ोतरी। 1800 कितना, इसके पीछे कौन पढ़ाए थे, 1892, उसी के अमेंडमेंट में कुछ लाया, ठीक है, उसी को सुधार करके कुछ लाया। अब देखो क्या बढ़ोतरी किया, बढ़ोतरी क्या करेगा, तो केंद्र में कहा और प्रांत में कहा। प्रांत में, केंद्र में पहले कितना था, 16 था ना जी, 10 से 16 कर सकते थे, तो इस 16 से कर दिया 60, बढ़ा दिया, ठीक, 16 से 60। अब प्रांत में सीटों की संख्या कुछ बढ़ाई गई, प्रांतों में भी बढ़ा। अब कितना बढ़ा वो बाद में चर्चा करेंगे, प्रांतों में भी बढ़ा। केंद्र वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। ये परिषदों की है जो आज का जो है ना हम लोग चर्चा कर रहे हैं एमपी, वो उसकी सीट, इसी का तो मांग हो रहा था। आज भी देखिएगा बवाल हो रहा है कि सीट बढ़ाना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए इसमें कहा कि आधे जो होंगे गैर सरकारी होंगे। इसमें क्या होंगे, आधे गैर सरकारी हो गया, और आधे तब क्या हो जाएंगे, सरकारी। फिर भी सरकारी का बहुमत बना रहा, सरकारी का बहुमत बना रहा। मार्ले मिंटो साहब मूर्ख समझ रहे हैं, आधे कह दिए कि चलो 60 कर दिए, आधा में रहो, खुश करने के लिए इसको
और इसको खूब भुनाया सब कि 1905 में तो आंदोलन हो चुका था, उसके बाद ये लोग की बुनाया कि हम कर रहे हैं। अब देखो कैसे इसको देखोगे तो पदेन है 16 से 60 हो गया, ठीक। जीजी है, ये है जीजी है ना। अब 5 गो उसका कार्यकारिणी है, 5 गो कार्यकारिणी है, तो उसको ले लीजिए। मनोनीत है उसमें, अब फिर गैर सरकारी है और निर्वाचित है। ये तीनों मिलकर देखोगे ना तो सरकारी का बहुमत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कार्यकारिणी में ना 5 गो है अभी, और उसके बाद आधा आधा। बात समझ रहे हैं। अब दूसरा बात ये लोग का कहा, ठीक, दूसरा बात कि पिछले वाले में 1892 में क्या था, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, इसमें कहा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ। फिर भी इसमें लगा दिया बट व्यस्त मताधिकार नहीं है। पहले जो था निर्वाचन हुआ था, है पहले निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, यानी कि कुछ लोग सिफारिश करते थे तब जाके होता था। यहां प्रत्यक्ष आप वोट तो दे सकते हो, मगर उसमें भी कैटेगरिया बांध दिया कि टैक्स, संपत्ति, शिक्षा के आधार पर 10% से कम माने, मतलब कुछ क्राइटेरिया मान दिया कि टैक्स, जिनका टैक्स ज्यादा देते होंगे, संपत्ति आधार पर ना, जो सब लोग नहीं वोट दे सकते, और शिक्षा के आधार पर वोट लिया। शिक्षा के अभी जैसे होता है ना कि ग्रेजुएटेड है तो वोट देंगे वाला, ग्रेजुएशन वाला, उसी आधार पर ये लिया। अब ये बताओ उस समय इसमें कुल जनसंख्या का 10% से कम ही लोग आए थे इस एरिया में। अब स्थिति समझो, मतलब ना के बराबर है। बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, चाहे धनाढ्य थे, 10% से कम ही, जैसे आप वोट परसेंट नहीं देखते हो, 10% से कम भाग लिए थे लोग इस चुनाव में ना, कोई दिक्कत। और सबसे पहला पारिषद की शक्ति में भी बढ़ोतरी हुआ। अभी ना बोल रहे हैं, पिछला वाला में तीसरा पार्षद की शक्ति, ये तीनों चीज हुआ था ना 1892 में। सीट और बढ़ा दिया ना, हाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, प्रत्यक्ष कर दिया, और पार्षद की शक्ति भी बढ़ाया। ये चूंकि पिटाया था ना इधर 1905 में, नहीं समझ रहे हो, तो ये मजबूरी था। अब देखो उसमें क्या था, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, कहा कि ले लो, ठीक, पूरक प्रश्न वो सब सोचा, पूछने का अधिकार मिल गया इतना मार्केट से, ठीक। बजट पर विवेचना करने का अधिकार मिल गया, बजट पर विवेचना करने का अधिकार, इहो मिल गया। और तीसरा कहा कि आप जो लोकहित में मामले जो होंगे उस पर आप लोग बहस या प्रस्ताव कर सकते हो। लोकहित के मामले में जो भारतीय हैं, लोक हित के मामले में बहस, चाहे प्रस्ताव कोई हो रखना चाहते हो कि ये काम किया जाना चाहिए, तो आप कर सकते हो, इतना अधिकार दिया। ये तो 1892 का एक्सटेंशन है, ठीक। अब जो खुन्नस था उस सबका, तीसरा बात ये कहा, चौथा बात ये जाकर 20 जो कहा जाता है ना, 20, यही 20
डाला यहाँ पे। 20 क्या डाला वो देखो यहाँ पे लिखे आ जाएगा। चौथा बात, मार्ले मिंटो को कहा जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक है। ये बात समझ रहे हैं। 20 देखिए, पृथक निर्वाचन मंडल, प्रथम बार मुस्लिमों को निर्वाचन मंडल दिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल किसको? मुस्लिमों को। यहीं से अब देखो पृथक, अब वहां से उसके भी तो आदमी होंगे ना जो घूम रहे होंगे, उनको समझाया बुझाया कि आप लोग को अलग प्रताड़ित किया जा रहा है। मुगल उगल से लेकर समझाया कि इस तरह की बातें, फूट डालने वाला आप लोग को अलग है, ये हिंदू बहुल राष्ट्र है। बात समझ रहे हो। आप लोग का निर्वाचन मंडल होगा तो आप लोग विकास करोगे, आप लोग सरकार में आओगे, इस तरह की बातें कही गई। बात समझ रहे हैं। 3 चीजें बात प्रथम हुई मार्ले मिंटो में, ठीक। इसको तो ध्यान रखोगे। दूसरा बात ये, पांचवा ये कहा, पांचवा बात ये कहा वायसाय की कार्यकारिणी में, जीजी प्लस 5 को था ना, वायसराय की क्वेश्चन पूछता है, VVI है। वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल। हाँ 5 को अभी तक तो यहां है, देख लो ठीक से। अभी तक पहले काची दिया, पहले दिया है भारतीयों को प्रवेश यहां, उनकी क्या बोलते हैं, जो विधान परिषद है उसमें, केंद्रीय विधान परिषद में मिला है। अब वायसराय की कार्यकारिणी में मिलेगा। अब जो उधर बैठे हुए इंग्लैंड में, वहां भी भारतीय प्रवेश करेंगे, ठीक। पहले बार तो 3 गो लोग प्रवेश करिए गया, पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। इकाची में पहला प्रवेश है इन लोग का वायसराय की परिषद में और वायसराय की कार्यकारिणी में, ठीक। ये पहला प्रवेश है। तो वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में एक भारतीय जिनका नाम था, क्या बताइए, SP सिन्हा। हाँ, जो बाद में लॉर्ड की उपाधि धारण किए, SP सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वायसराय की कार्यकारिणी में। का नाम है SP सिन्हा साहब। ये पहले व्यक्ति हैं जो वायसराय की कार्यकारिणी में जगह बनाई। अब तीसरा बात एक और कहा, प्रथम बार इसी में ब्रिटेन में भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय शामिल हो गए। 3 चीज इसमें, भारत परिषद जो है, भारत परिषद है ना ब्रिटेन में, तो प्रथम बार ब्रिटेन में भारत सचिव की परिषद में, ब्रिटेन में भारत सचिव की परिषद में भारतीय। बात समझ रहे हो। भारत सचिव की परिषद में भारतीय आए। ये सब तो ठीक ठाक था, सब देकर हई है एगो डाला, ठीक। उन 2 गो नाम था, ब्रिटेन में है जी ना, क्या नाम है, एक है केसी गुप्ता और सर सैयद बिलग्रामी, 2 आदमी, केसी गुप्ता। ये कहाँ, ब्रिटेन की वो 15 को जो है ना, उनमें शामिल किया गया। चूंकि 1909 है ना, 5 में तो बहुत विद्रोह को शांत करने के लिए सब कुछ ठीक देखा, इसी पर लोगों का विरोध था, और वही देकर है डलबे किया है वो, समझ रहे हो। इसके बाद से मांग उठने लगेगा दलितों का, इससे बाद मांग उठने लगेगा अलग अलग, वो जो फूट डलेगा ना यहाँ के बाद कि विभाजन तक होकर रहेगा। विभाजन के बाद भी आज भी हम लोग भोग रहे हैं,
समझ रहे हैं? एक नीतियाँ वर्षों तक, ये ना होता है, कहा जाता है कि लम्हों में खता की थी सदियों में सजा पाई। समझ रहे हैं? यह हाँ वही बात है। आज भी आपको क्या लगता है कि भारत सांप्रदायिकता की वजह से जूझ रहा है आज भी? ठीक है, ऐसे नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, इस तरह से ये वो कह दिया वो कह दिया, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर मनों में दिलों में नफरत भराने का काम, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम, कि नफरत हो जाए, इसी का हथासन प्रेम भी रह सकता था। अरे कुछ मामले पर विवाद हो सकता है हिंदू मुस्लिम में, तो वो चीज़ कुछ छोड़ दे, हम कुछ अपना ले, चाहे हम कुछ छोड़ दें वो अपना ले, तो सहमति से हम लोग जी सकते हैं, खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। मगर मनों में दिलों में नफरत भरने का क्या मतलब है? जो कि आज का परिणाम है। बात समझ रहे हैं? ऐसे नहीं होना चाहिए। आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, ठीक, एक से एक ज्ञान देने वाले लोग चले आते हैं, मनों में दिलों में बच्चों के मतलब मन में नफरत भर रहे हैं। गलत बात है। बात समझ रहे हो? समाज भले राजनीतिक लाभ हो, किसी का राजनीतिक एजेंडा हो, राजनीतिक लाभ हो, और उसके तहत मगर नौनिहाल जो हैं, जो अभी एडोलसेंट है, वो बर्बाद हो रहे हैं। समझ रहे हो? और लोग राजनीतिक रोटियां सेकता है। समझ रहे हो? तो केसी गुप्ता और दूसरा कौन है? सर सैयद हुसैन बिलग्रामी। लिख लीजिए, सैयद हुसैन, दूसरे व्यक्ति हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दो व्यक्ति हैं। तो क्या क्या फायदा हुआ जी 1905 से? 3 गो तो इसमें बढ़ गया, हाई 2 गो तो डियावा इसराय में भी दे दिया और कहा कि चलो ब्रिटेन में भी रह जाओ नया, मगर हाई जो डाल दिया, ये घाव दिलों का घाव है। ये बात समझ रहे हैं? यही घाव आगे आपको 1919 में दिखेगा। टाइम है अभी? हाँ अभी है। अब अगला लिखिए। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 मिटा दें। हाँ, ये 3 गो बात याद रखिएगा कि इस मार्ले मिंटो में तो 3 गो कांड हुए किया था, इसी सब का था, ये एक्सटेंशन है तो 1892 का एक्सटेंशन है। नहीं समझ रहे हैं? वो 3 गो मार्ले मिंटो से, जैसा ही मार्ले मिंटो को याद रखिएगा, हाई 3 गो जरूर याद रखिएगा। पृथक निर्वाचन मंडल, वायसराय की कार्यकारिणी में कौन घुसे जी? एसपी सिन्हा साहब ना। ब्रिटेन में भारत सचिव के परिषद में कौन घुसे? मार्ले मिंटो। जब भी तो मार्ले मिंटो का मतलब ये 3 गो है, तो एक्सटेंशन है क्या? हाँ, मिटा दें, इजाजत है। चलिए, बुझा रहा है ना? बढ़िया से बुझा रहा है। बहुत अच्छा, गुड। दिलों में दूरियां पैदा कर दिया। अब ऐसा है कि हटा भी नहीं सकते। कुछ लोग राजनीतिक कार्य करते हैं, कुछ लोग अपना दलितों का समूह बना रखे हैं, कुछ लोग सवर्णों का बना रखे हैं, कौन से ना, ये सब बिना मतलब का है, वो राजनीति है। ठीक है, हम इसका सेवा करना चाहते हैं, इसका सेवा करना चाहते हैं, खूब मस्ती से रहते हैं। हाँ, वो राजनीतिक है। ऐसा कोई है क्या भारत में जो राजनीतिक पार्टी ना हो और सेवा के कार्य में लगा हो, चाहे किसी विशेष समूह का है, उसके चर्चे नहीं होगा? है, बहुत सारा संस्था है जो करता है, मगर राजनीतिक से उसका कुछ लेना देना नहीं है। असली सेवा के भाव से वो जुड़ा हुआ है। पर ठीक है, कह सकते हैं राजनीति नहीं है। ठीक है, हाँ, चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, अगला टॉपिक डालिए। भारत सरकार अधिनियम 1926
चाहे भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक, देखो इसके पीछे आने के पीछे कारण है, ये आना चाहिए था, जैसे इसमें 10 हुआ ना, और 9 और 10 कितना हुआ 19, तो 1917 में क्या हुआ था और गांधी जी क्या किए थे? हाँ, 1917 में इसके पीछे आने के पीछे कहानी देखो। भारत सचिव मॉन्टेग्यू उस समय थे और वायसराय चेम्सफोर्ड एक रिपोर्ट दिया। 1917 में वो भारत आए थे। ठीक, भारत आया था कौन? भारत सचिव मॉन्टेग्यू। बात समझ रहे हैं? जब ये गांधी जी चंपारण कर रहे थे तो मॉन्टेग्यू जो भारत का, ब्रिटेन का, वो भारत घूमने आया था, वो वायसराय था चेम्सफोर्ड। ठीक, तो वो अपनों ने मिलकर एगो रिपोर्ट दिया 1918 में, और उसी के आधार पर ब्रिटेन की संसद ने ये अधिनियम बनाया। बात समझ रहे हैं? और उस समय भारत का माहौल गर्म था, चंपारण अभी स्टार्टे किए थे गांधी जी, उसके आधार पर। तो इसका एक और नाम है, क्या नाम है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये क्वेश्चन में पूछता है, वो है मार्ले मिंटो सुधार, आई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये मॉन्टेग्यू कौन है यहाँ? भारत सचिव। तो इसका एक और नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का 1919। इसका एक और नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। अब देखिए इसके पीछे आने के पीछे ये देखिए, ठीक, परिस्थितियां देखिए कि भारत में क्या चल रहा था आने के पीछे। परिस्थिति ये थी कि 1916 में पूना पैक्ट हो चुका था पूना पैक्ट। गरम दर नरम दर एक हो गए थे ना, 16 में ना हुए थे? गरम दर नरम दर कब हुए थे? हो गए थे, अलग हुए फिर एक हो गए। ठीक, गरम दल नरम दल, इसका प्रभाव पड़ेगा इस एक्ट पे। ठीक, और 1916 में ही होम रूल चला था। बात समझ रहे हो? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस एक्ट में ला रहा था कि वो अपने लिए लाया, इसमें सुधार जो किया ना, परिस्थितियां देखो पहले, इसके पीछे आने की परिस्थिति, तब समझ में आएगा कि ये कर क्यों रहा है बाबू। ठीक है, ये बैकग्राउंड पर्दा के पीछे का बात है। 1916 में हो गया है पूना पैक्ट ना, होम रूल। 1916 में होम रूल, आगे पढ़ाएंगे कि क्या था इसमें ना, जिसकी वजह से लोग यहाँ के जागृत हो रहे थे ना, आंदोलन की ओर भिड़ रहे थे। वो सब समझ गया था कि कुछ करो। ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड आया, यहाँ के लोगों को भापा, मिला, समझा कि कुछ करो, होम रूल चल रहा है। गांधी जी उधर ठान कर बैठे हुए हैं चंपारण में, लोगों का समर्थन आ रहा है। पूना पैक्ट हो गया, हिंदू मुस्लिम को हम लोग एक किए, अलग किया, ये फिर एक हो गया। बात समझ रहे हो? पूना पैक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन लोगों को अपना था कि 1920 में जो हुआ था, उस सबको अनुमान था कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसा माहौल था ना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 14 से 18 हुआ था, और विश्व युद्ध दूसरा, हाँ, तो विश्व युद्ध का माहौल था, पैसा बहुत खर्चा हो चुका था, तो 18 तक युद्ध उस इंग्लैंड उसमें था। तो विश्व युद्ध का देख रहे हो, तो विश्व युद्ध था, तो उन लोग को भी आगे भाप लेता है ना कि दूसरा भी हो सकता है। तो हम लोग का भारत एक उपनिवेश है, तो भारतीय सैनिक थे, यही सब करके गांधी जी को सपोर्ट में लेकर वो भरवाए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। नहीं समझ रहे हो? हैं, प्रथम में भरवाए थे। हाँ, प्रथम में भरवाए थे, वो सैनिक चाहिए था, इसलिए ये कुछ कांड करेगा। ये उन लोग की अपनी परिस्थिति थी कि हो ना सके, उधर हम लोग विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं,
इधर भारत में आंदोलन चल रहा है, होम रूल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम को अलग किए, एक हो गया, फिर हमको लड़ना है, नहीं समझ रहे हो? तो हो ना हो इधरों से छूट जाए और उधर धके पीट दे हम लोग को, राजनीति समझ रहे हो? बुझा रहा है बात? इन सब बातों से पीड़ित था ये सब, ठीक। तो अब चाहिए था कि भारत के माहौल को शांत किया जाए, तो यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इस पर जाकर सुझाव दिया और वो जाकर वहां से एक बनाया। उसमें था क्या, अब देखिए। पहला, परिस्थितियां समझ में आ गई, आ गया ना? अब कहा कि केंद्र में, ठीक, केंद्र में क्या किया लोग कि उच्च सदन और निम्न सदन, आज जो देखते हो ना, उच्च सदन, निम्न सदन, राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल और केंद्रीय विधानसभा का गठन कर दिया, ठीक। केंद्र में क्या किया? उच्च सदन जो आज आप लोग देखते हो ना, उच्च सदन और निम्न सदन। पहले उसका उच्च सदन और निम्न सदन ही नाम था, आज है लोकसभा राज्यसभा सदन, ठीक। केंद्र में कहा कि उच्च सदन और निम्न सदन होगा। केंद्रीय विधान सभा ये है, इसमें चुन के आएंगे, ये चुन के स्टेट काउंसिल। शक्तियां समान रखी, इन दोनों की शक्ति क्या रखा? विधानसभा ना, इसको लिख लीजिए, इसको आप लोग कंफ्यूज करिएगा। विधान सभा, इन दोनों की शक्ति समान थी, शक्ति समान, बट बजट का मामला जो होगा वो कितना? विधानसभा में। आज भी है, आज है कि नहीं है? बजट से संबंधित मामला विधानसभा में हो गया, कोई दिक्कत किसी को? केंद्र में ये हेरफेर किया 1919 के तहत। अब दूसरा बात, प्रांत में क्या किया लो? प्रांतों में बूझ रहे हो कि नहीं बात जी? प्रांतों में एगो क्वेश्चन पूछता है कि द्वैध शासन लागू कर दिया, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। ये बड़ा खतरनाक चीज है। शासन, अब द्वैध शासन, डायरकी, ठीक, इसको समझिए। ये डायरकी का जो पूछता है कि ये डायरकी जो प्रोड्यूस किया था, चाहे ये किया था, इसके जनक विचारक कौन है, तो एगो नाम याद रख लीजिए, लियोनस कार्टिस जो है, लियोनस कार्टिस है, याद है ना, डायरकी के जनक लियोनस कार्टिक थे डायरकी के। अब ये डायरकी क्या होता है ये समझिए, इसको समझा रहे हैं द्वैध शासन का। देखो होगा क्या ना, इसमें दो तरह के आदमी रहेंगे, एक आरक्षित विषय रहेगा रिजर्व, और एक हस्तांतरित विषय। मतलब आरक्षित विषय ये तो 1765 में भी बंगाल में चला था ना, एक विषय, दो विषय बांट दिया, ठीक। अब हस्तांतरित जैसे वित्त है, पैसा का मामला, वित्त है ना, चुनाव है, जितना इंपॉर्टेंट है, वित्त हो गया, चुनाव हो गया, सेना हो गया, राजस्व हो गया ना, सेना है, वित्त हो गया ना, चुनाव, सेना, राजस्व, मतलब जितना पैसा वाला मामला है वो आरक्षित विषय है, ठीक, आदि। इसको कंट्रोल करेगा प्रांतों में जीजी, गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद। देखो कितना खतरनाक है, बात समझ रहे हो? जैसे बिहार है ना, बिहार में दो आदमी को बांट दिया जाए कि है वित्त, चुनाव, सेना, राजस्व, एगो अलग जीजी प्लस परिषद, और जो है स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य,
स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का रोड बनवाने का काम। बात समझ रहे? इनको कहा कि गवर्नर जनरल प्लस भारतीय मंत्री। बात समझ रहे हैं? जीजी इसमें शामिल रहेगा प्लस भारतीय मंत्री। अब देखो इसका लाभ हानि क्या होगा। द्वैध शासन लगा दिया गया, मतलब पैसा इनके पास है, पैसा देवे नहीं करेगा तो शिक्षा पर कहाँ से खर्चा करोगे? तो मंत्री बनाया है, इधर भी है वो जीजी कंट्रोल कर रहा है, इधर भी है। अब भारत में मंत्री बन गए, पैसा रखे हैं जीजी साहब, पैसा आ नहीं रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, विकास का काम करे भारतीय मंत्री। तो भारतीयों के मन में जो नफरत पैदा होगी किसके प्रति होगी? भारतीयों के प्रति होगी ना। सारे लोग उतने तो पढ़े लिखे हैं नहीं, गरीब जनता, मजदूर आदमी क्या जानता है? वो जा रहे हैं, वो मंत्री हैं, वो ठाट से जी रहे हैं, पैसा उनके पास है नहीं, क्रेडिट खराब हो रहा है मंत्री लोग का। ये है द्वैध शासन। ये पैसा रख लिया है चुनाव, मतलब अच्छा कंट्रोल करने वाला अपना, और जिस पर विकास वाला काम है उनको दे दिया। नहीं समझ रहे हो? अब एक और बात है कि इसका क्या है ना कि इसके वित्त, चुनाव, सेना, राजस्व कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई उत्तरदायित्व तो है क्या? नो रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व नहीं, उत्तरदायित्व नहीं। पैसा ले लिए, ये कर लिए, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही। उत्तरदायित्व मतलब उत्तर देना है, उत्तरदायित्व मतलब कोई रेस्पॉन्स। यहाँ क्या है? उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व मतलब अगर सरकार टैक्स ले रही है, देखो सरकार टैक्स ले रही है, पैसा ले रही है, और जवाब दे भारतीय मंत्री कि विकास काहे नहीं हुआ, शिक्षा काहे हुआ, कुछ अनहोनी हो गया, भूखमरी हो गया, चाहे अकाल पड़ गया, तो इसका जवाब दे कौन? भारतीय मंत्री। पैसा आप किसको दे रहे हो? टैक्स कौन वसूल रहा है? गवर्नर जनरल। देख रहे हो? ये है डायरकी। मतलब इस तरह से पीड़ित प्रेरणा क्या कहा जाता है, है एकदम बखुला जाएगा। तो अब उसमें भी भारतीय मंत्री पैसे नहीं देंगे। चुनाव आप कराओगे, सेना आप रखोगे, राजस्व आप रखोगे, फाइनेंशियल चीज आप देखोगे। बात समझ रहे हैं? मतलब इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डायरकी समझ गए? ये है डायरकी, मिटा दें। ठीक। अब द्वैध शासन तब प्रांतों में क्या हुआ? द्वैध शासन 1919 में लग गया। ठीक, मिटा दे। अब तीसरा बात ये समझिए, पृथक निर्वाचन जो 19 में डाला था वो और बढ़ा गया। और देखिए और खतरनाक, पृथक निर्वाचन इन लोगों का था कि खत्म करेगा सरकार, मगर इधर का खत्म नहीं किया और बढ़ा दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया। 1919 में का विस्तार 1919 में किसको दिया था जी? खाली मुस्लिमों को। अब कहा कि नहीं, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय को भी देंगे। समझ रहे हैं? देख रहे हैं? अब किसको किसको दे दिया है? सिख को भी, ईसाई को भी, एंग्लो इंडियन, ठीक, और यूरोपीय। अब देखो यहां से वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक, दलितों को इसमें नहीं मिला है, ये मत मार देना। हाई याद रखना कि पृथक निर्वाचन मंडल मिला तो किसको किसको मिला? 1909 में किसको? सिख को, ईसाई को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपीय को। ये चार आदमी को ये पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। बात समझ रहे हैं? ठीक। अब है बताएंगे एंग्लो इंडियन और यूरोपीय, बताएंगे, इसका चर्चा आएगा, बहुत बढ़िया से समझाएंगे। जब इसको पढ़ाएंगे ना
क्या बोलते हैं, भाग 2 में जब है आप नागरिकता, उसमें बहुत अच्छा से बताएंगे, ठीक है, कि अगर कोई जैसे उस समय, ठीक, यूरोपीय कौन है, एंग्लो इंडियन कौन है, आंग्ल भारतीय कौन है, जैसे भारतीय पुरुष इंग्लैंड की महिला हो, वो किस में आएगा, इंग्लैंड का पुरुष भारतीय महिला हो, उससे जन्मे संतान किस में आएंगे, इस सब की चर्चा होगी। बस समझ रहे हैं, घबराइए नहीं, ठीक। अब तीसरा चीज एक और एक्सटेंशन किया 1909 में कि मतलब 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन और 1909 में प्रत्यक्ष निर्वाचन, मगर उसमें भी सीमित था। सीट बढ़ाया होगा ना सर? हाँ, सीट बढ़ाया होगा, ठीक। 1909 में प्रत्यक्ष, आगे आएगा 35 तो क्लियर हो जाएगा कि कितना कितना बढ़ा, ठीक। 1909 में कितना प्रत्यक्ष, और 1919 में प्रथम बार महिलाओं को अधिकार मिला। प्रथम बार पूछता है, प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार। पहले महिला वोट नहीं करती थी, ठीक। अरे होम रूल लीग में है कौन एक्टिव है, हाँ, बात समझ रहे हो, एनी बेसेंट। तो ये भी मताधिकार सीमित था, ये भी खुला नहीं था, मतलब कोई महिला नहीं, सब महिला नहीं, सीमित था, ये भी सीमित था। अब इसमें क्या हो, समझ रहे हो ना, अगला क्लॉज इसमें ये डाला कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग मतलब कौन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जैसे आईपीएस पीएस है ना, तो वही है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, देखो इसी के तहत है, ध्यान रखना, 1924 में ली आयोग बना। पूछेगा कि ली आयोग किससे संबंधित है, ली आयोग का रिपोर्ट बना, क्या होगा 1924 में, ली आयोग का रिपोर्ट दिया ना, जिसके आधार पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना। इसमें गठन का प्रावधान था, कह लीजिए, इस क्लॉज में था, ली आयोग बना, और 1926 में क्या हुआ, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, यह ध्यान रखना, ठीक। 1926 में 1924 ली आयोग का, इसमें प्रावधान था, 1919 में प्रावधान था, उसके आधार पर एगो आयोग बना कि पता कीजिए कैसे बनेगा, 1956 में गठन कर दिया। क्या अब देखो, भारत परिषद में इन लोग का विवाद था। भारत परिषद कहाँ, ब्रिटेन में, कि उन लोग का पेमेंट कहाँ से आता था, हाँ, तो ये कहा कि ना, इस पर तो लोगों का विवाद था, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिए थे, नाक में दम किए हुए थे कौन, दादा भाई नौरोजी। आई अलग ही माहौल बना कर रखे हुए थे, अपना एक बुक लिखे थे, बुक का क्या नाम था, हाँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें वो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिए थे, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था, अंग्रेज चिढ़ रहे थे इस किताब से, बात समझ रहे हो। 1857 का क्रांति पर एगो किताब लिखे थे, जिनका है ना, पढ़ते हैं आप लोग, बीडी सावरकर, ठीक, ये किताब बैन हो गया था। आज जितना क्रांतिकारी आंदोलन हुआ ना, खून गर्म हुआ ना, वो किताबें पढ़ के हुआ है। नहीं, अभी बंद नहीं है, वो 1857 है, समर है, सही कुछ है, बात समझ रहे हैं।
तो उस पर है चर्चा करेंगे। वो किताब इतना मतलब फेमस किताब था, ठीक, कि भारत में नहीं छपा, बाहर जाके छपा। वो चर्चा होगा, सबके चर्चा का है। तो 15 सदस्य से थे इसमें कि भारत परिषद में, ठीक, लिख लीजिए भारत परिषद। मांग था ना कि दादा भाई नौरोजी नाक में दम किए हुए थे किताब के माध्यम से, और लोगों को यथी ये था, तो 15 से कम करके 8 कर दिया, न्यूनतम 8 अधिकतम 12। परिषद में सदस्य न्यूनतम कितना, मिनिमम 8 होंगे और मैक्सिमम 12 होंगे। 8 से 12 सदस्य ही होंगे उसमें ना। दूसरा बात ये कहा गया कि वेतन और भत्ते ब्रिटेन से। अब कहा का कि वेतन और भत्ते ब्रिटेन से। वेतन और भत्ते कहां से, ब्रिटेन से, ये मांग था, ठीक। और 1835 में इस परिषदे को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई ना। हाई कमिश्नर की नियुक्ति भारत सचिव के सहायता के लिए स्थान पर, हाई सीट कम कर दिया गया ना, तो इसके स्थान पर हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। नियुक्ति काहे के लिए, तो उनकी सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए, तो भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति। रहने देते हैं, ठीक, खत्म हो गया। चलिए अब भारत सचिव की इससे क्या हुआ, शक्ति कम हुआ ना।